ख्याल रखा करिए, कभी ग्रीन करने लगता है तो बता दिया करिए। क्या बेटा? क्या करें? हो रही थी? चलिए, अभी जब सेट हो जाए पूरी तरीके से बताइए। कैमरा मंगवाया है परमानेंट माउंट करने के लिए, वहाँ पे 2-3 दिन में आएगा। लाइव की क्लास हो जाएगी। गुड। रेट ऑफ रिएक्शन आया किसी का? किया जाए? चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? बोलिए। आर और इसको रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dr/dt। बड़े हो गए, ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बार बार -1/3 ds/dt, ओके, इज इक्वल टू 1/4 dp/dt। और आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको मालूम ये है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके ज़रिए से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। तो हमको मालूम है कि किसी कर्व का जो स्लोप होता है, ठीक है, वो क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू dy/dx, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर y और x के बीच में ग्राफ हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ कर्व, ओके। दूसरा क्या होता है? tan थीटा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो थीटा दिया हुआ है तो स्लोप हम किसकी टर्म में निकाल लेंगे? थीटा की टर्म में निकाल लेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? बोलिए। tan 150, वेरी गुड, क्योंकि ये वाला एंगल नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 180 - 30, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 180 - 30। और मैंने बताया था कल भी कि कुछ नहीं होता, खाली माइनस साइन लग जाता है, तो tan 30 हो गया। tan 50 से घबराना क्या, ठीक है। और tan 30 कितना होता है? 1/, पक्का? चलो, 1/√3, ठीक है ना।
गुड। तो ये स्लोप आ गया। तो ये स्लोप यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आर और टी के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो किसके बराबर है? बोलिए, डी आर बाय डी टी के बराबर। क्लियर हो गया? तो अब ये अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आगे वाली इंफॉर्मेशन आपको कल तक हमने कई क्वेश्चन किए थे, तो अब आगे की बताइए क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो हमें मालूम है रेट ऑफ रिएक्शन, चलिए अभी पूरा लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि आर की टर्म मुझे मालूम है तो इससे इक्वेट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 डी आर बाय डी। अच्छा कहाँ गया ये माइनस साइन आया ना, इसलिए माइनस साइन यहाँ लगा दिया। ओके, ये हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू -1/2 और डी आर बाय डी टी कितना आ गया? -1/√3। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2√3। ओके, चलिए अब दूसरा क्या क्वेश्चन है? ये हो गया, दिस इज 1/2√3। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एस, तो इसको हम क्या कहते हैं? डी एस बाय डी टी। ना तो स्टैइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है और ना कोई साइन आता है डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के अंदर। तो ये वाला फैक्टर यहाँ से हमको मिल रहा है, तो ये और रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, और डी एस बाय डी टी, ठीक है ना। माइनस साइन की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि मॉड ले लेते हैं। तो हमें चाहिए क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो डी एस बाई डी टी चाहिए। तो डी एस बाय डी टी will be equal to 3 times rate of reaction, and this will become 3 into 1/2√3। इसको और क्या लिख सकते हैं? √3/2, ठीक है ना। वेरी गुड। और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा? देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस भी आ गया, तो उसको यहाँ कर देते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P इज इक्वल टू dP/dt, एंड ये किसके बराबर है? 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। तो बस क्या करना है? 4 इंटू कहाँ गया हमारा? 1/2 इंटू √3। तो ये हो जाएगा 2/, तो तीनों आंसर हमारे आ गए, ठीक है। वेरी गुड। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हेडिंग डालिए, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। फैक्टर्स on which rate of reaction depends।
ठीक है, तो पहला फैक्टर लिखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। इसका ए पार्ट कर लेते हैं, हमने देखा था आयनिक रिएक्टेंट होगा तो रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या लिया था, AgNO3 प्लस NaCl। आगे रिएक्शन लिख दीजिए फटाफट। दूसरा कोवेलेंट रिएक्टेंट, इसका हमने एग्जांपल लिया था N2 प्लस 3H2, इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, तीसरा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारे रिएक्टेंट सेम फेज में हैं। होमोजीनियस का मतलब ऑल रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज, ऑल रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज। यानी अगर गैस है तो सारे गैस में है, लिक्विड है तो सारे लिक्विड में है, सॉलिड है तो सब सॉलिड में। हेट्रोजीनियस का मतलब सिंपल, एक रिएक्टेंट गैस में है, दूसरा लिक्विड में है या सॉलिड में है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसको लिख लीजिए, रिएक्टेंट आर नॉट इन सेम फेज। ठीक है, तो इनके अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होना चाहिए या ज़्यादा होता है, तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखा गया है होमोजीनियस का ज़्यादा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो
रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, ठीक है ना। भाई मुश्किल से वो डिसोसिएट होगा, मुश्किल से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो हम लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हुआ तो जल्दी जल्दी बनना चाहेगा, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये पॉइंट आ गया। वैसे तो हम रिएक्टेंट की बात कर रहे थे, लेकिन साथ में ये भी आ गया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो वो भी देख लेते हैं। सपोज मेरे पास है एसिटिक एसिड, तो क्या होगी एसिटिक एसिड, आयोनाइज हो जाएगी, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। एक मैंने ले लिया HCOOH, ये क्या है, इसका नाम फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। गैस करिए किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। चलिए एक हिंट देता हूं, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना। यानी क्या, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ये डोनेट करता है। तो अब सोचिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बोलिए कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ? क्या यहाँ पे कोई डोनेट करने वाला है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो डोनेट नहीं कर रहा है। इसके ऊपर है एसीटेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसको मजीद, जिसे कहते हैं पेट मेरा पहले से ही भरा हुआ है, आई एम फुल एनफ, और कोई कहे नहीं आपको और खाना है, तो क्या होगा, स्टेबल होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा। तो वही यहाँ पर है, इसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है और उसको इलेक्ट्रॉन और दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अनस्टेबल है, और यहाँ पे देने वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और सपोज है भी तो वो बहुत कम दे रहा है, तो ये वाले केस में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन सा वाला रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, के इक्विलिब्रियम या आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करें, तो भी ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा आयनाइज होना चाहेगा नीचे वाला, ऊपर वाला कम आयनाइज होना चाहेगा। तो ये लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हम लोग पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है।
ठीक है, ओके। चलिए, ABCD E फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज गैस है, लिक्विड है एंड सॉलिड है, ठीक है। तो गैस होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री है, ज़्यादा रैंडम है, तो उनको ज़्यादा आपस में एक दूसरे से कोलिजन हो सकता है। जब ज़्यादा कोलिजन होगा तो ज़्यादा रिएक्शन होगा, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहला तो रिएक्शन करने के लिए मॉलिक्यूल्स को आपस में क्लोज आना चाहिए ना, कोलाइड करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन, तो इसलिए गैस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद लिक्विड्स में होगा, फिर सॉलिड में। हो गया। चलिए नेक्स्ट, एफ। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, बताइए। ये मैंने शुगर की क्यूब्स ले ली और ये मैंने एक कप चाय ले ली, इसमें डिजोल्व करना है। तो ये क्यूब है शुगर की। दूसरा मैंने क्या किया कि पाउडर्ड फॉर्म में शुगर ले ली। तो बताइए सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? पाउडर वाला, ठीक है ना। तो कौन ज़्यादा डिजोल्व होगी? पाउडर वाला। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। F1 for photochemical reaction, फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। यानी जिनको लाइट चाहिए होती है, फोटोन चाहिए होते हैं, एच में। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा।
चलिए, अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से क्या चीज बढ़ती है? हीट एनर्जी। और ये तो फॉर्मूला हम सबको मालूम है, एनर्जी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी अगर मैंने लाइट की बढ़ा दी, मान लीजिए रेड लाइट के फोटॉन्स आ रहे हैं मेरे पास, मैंने ज़्यादा यानी उसकी इंटेंसिटी कर दी, तो उससे क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे। ये थोड़ी है कि रेड से येलो हो जाएगी या ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किसके साथ है? एनर्जी के साथ है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी ऑफ फोटोन घटेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, ठीक है, बढ़ जाएंगे। उनकी एनर्जी सेम रहेगी हर फोटोन की। पहले 100 आ रहे थे, अब 200 आने लगेंगे, 300 फोटोन आने लगेंगे। तो पर मान लीजिए एटम या पर मॉलिक्यूल रिएक्शन कराने के लिए 1 फोटोन चाहिए था, तो पहले 100 आ रहे थे तो 100 रिएक्टेंट हो रहे थे पर सेकेंड है। अब 200 आने लगे तो 200 आने लगे, 300 आने लगे तो 300 आने लगे, ठीक है ना। तो ये चीज होनी चाहिए दिमाग में। इसका एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इज H2 gas plus Cl2 gas gives rise to 2HCl gas। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हो गए जो रिएक्टेंट की वजह से, ठीक है, चेंज होता है। इसको हम वैसे रिएक्टेंट में ना शामिल करें तो भी चलेगा, क्योंकि चलिए कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं कैटलिस्ट। तो पहला हुआ, दूसरा। तो कैटलिस्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं? कैटलिस्ट रिएक्शन कराने में हेल्प करता है, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करता है। दोनों काम करता है, डिपेंड करता है कि किस रिएक्शन के अंदर कौन सा कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा कैटलिस्ट का।
देखा है ये ग्राफ? ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर क्या होता है हमारा? रिएक्टेंट। यहां पे क्या होता है? प्रोडक्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? लिखिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट reactant into product। इससे कम एनर्जी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब कैटलिस्ट क्या करता है? अच्छा, ये रिएक्शन देख के आप बता सकते हैं ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? ग्राफ एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं अभिषेक? गर्ल्स बताएं। तुम्हारा नाम लिखो केशव। केशव का आंसर सही है। देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो नेट एनर्जी क्या हुई है? ये एनर्जी जो हुई है ये रिलीज हुई ना। रिलीज हुई तो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है। अगर यही प्रोडक्ट ऊपर बना होता तो एंडोथर्मिक हो जाता। भाई जीरो कब होता? जीरो जब होता जब बिल्कुल रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम होती। जितनी एनर्जी रिएक्टेंट ने ली थी उतनी ही एनर्जी प्रोडक्ट बनते वक्त रिलीज हो गई। लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हुई है वो ज्यादा रिलीज हुई है, नीचे आ गया। तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी इतनी, मान लेता हूं ये है 30 किलो जूल पर मोल और ये है 10 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो इसकी एनर्जी कम है, इसका मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हो गई? -20 किलो जूल पर मोल ये रिलीज हो गई। ठीक है। अगर यही ऊपर होता तो फिर एनर्जी रिलीज होने की बजाय जो एनर्जी हमने इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए दी थी उसमें से क्या हुआ? पूरी नहीं उसने रिलीज करी, कुछ पार्ट अपने पास रख लिया। तो इसका मतलब नेट उसने एनर्जी कम रिलीज करी जितनी गेन की थी। तो क्या हो जाता? एंडोथर्मिक हो जाता। ओके। तो कैटलिस्ट हमें कैसे मदद करता है रिएक्शन के? तो इन 99% केसेस में कैटलिस्ट क्या करता है कि एक अल्टरनेट
पाथ प्रोवाइड कर देता है। कहता है भाई ऐसा है, इतना पहाड़ चढ़ के जाने की बजाय, वो एक मूवी भी तो थी, क्या नाम था उसका, जो पहाड़ में सुरंग खोदता है, हाँ मांझी। तो उसके गांव के लोगों को जब बाजार में जाना होता था तो वो क्या करते थे, पूरा बीमार मरीज हो कुछ भी हो वट एवर, तो उनको काफ़ी लंबा पहाड़ पे से चढ़ करके और फिर दूसरी तरफ बाजार में जाना होता था। तो उसने ठाना कि भाई मुझे मदद करनी है गांव वालों की। तो वो क्या किया उसने, उसके अंदर से सुरंग खोद दी। काफ़ी टाइम लगा उसको, कई साल लगे, बट अब क्या हुआ कि इतना पहाड़ चढ़ के जाने की बजाय उसने एक हम्म, हम्म, तो उसने एक ये रास्ता बना दिया अल्टरनेट। ये रहा, सुरंग बनानी है सुरंग बना ली। तो क्या हुआ, अब बहुत कम टाइम बहुत कम एनर्जी में वो पहुंच गया बाजार में या प्रोडक्ट में। तो दिस पाथवे इज प्रोवाइडेड बाय कैटलिस्ट। ठीक है। एक आपने वर्ड सुना होगा